नेक्स्ट टॉपिक क्या बताओ? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, शॉर्टकट में आईडीआर बोल दूं? चलो, आईडीआर पढ़ने से पहले मैं आपको क्या समझाऊंगी, एडीआर और जीडीआर। आपके सिलेबस में ये नहीं है। गुड, अच्छा क्वेश्चन है, क्यों पढ़ रहे? थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार सही में नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। समझना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये दोनों नहीं और हम आईडीआर पढ़ रहे हैं। तो पहले कंसेप्ट को समझना होता क्या है, ठीक है। फुल फॉर्म सबसे पहले क्या लिखा है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसके अलावा मैंने दूसरा टर्म आपको क्या बताया है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर मैं एक इंडियन कंपनी हूं, मैं एक इंडियन कंपनी हूं, अमेरिका के इन्वेस्टर, अमेरिका के मार्केट से मुझे फंड रेज करना है, मैं चाहती हूँ कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स मेरी कंपनी में पैसा लगाए, तो मैं अमेरिका में ही, है ना, फोकस कर रही हूँ, तो वहां मैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट लेकर आती हूँ, तो उसे हम एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। अमेरिका के अलावा दूसरी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री, चलो एग्जाम्पल और कौन कौन सी कंट्रीज है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अफ्रीका, ये सब जगह हम क्या बोलेंगे, जीडीआर, ठीक है। तो इंडियन कंपनी, गुड, है ना, इंडियन कंपनी, बस बस अब मुझे मत बताओ, है ना, मैं समझ गई हूँ तुम्हें बहुत कंट्रीज के नाम पता है। इंडियन कंपनी को बाहर के मार्केट से अगर पैसा उठाना है, अमेरिका से उठाना है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उसके अलावा दूसरी कंट्री से उठाना है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता कैसे, थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले क्या है, इंडियन कंपनी, इस इंडियन कंपनी के पास क्या है, शेयर्स है। मेरी कंपनी इंडियन कंपनी, मेरे पास शेयर्स है, मैंने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। मैं एक मैं एक यहां पर, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाऊंगी, एक दूसरी कंपनी के पास जाऊंगी, जिस कंपनी से कहूंगी कि भैया सुन, मुझे ना इंडिया के बाहर फंड रेज करना है, तो मेरी हेल्प कर, ठीक है। मैं उसे शेयर्स हैंड ओवर कर दूंगी, मैं अपने फिजिकल शेयर्स क्या कर दूंगी, उसे हैंड ओवर कर दूंगी, ठीक है। उसका नाम होता है कस्टोडियन, उसकी कस्टडी में मेरे शेयर्स रहेंगे। कस्टोडियन का मतलब समझ में आया, कस्टोडियन क्यों बोला गया, क्योंकि उसकी कस्टडी में मेरे शेयर्स रहेंगे। लेकिन वो कंपनी कहाँ की है, इंडियन कंपनी है, तो इसीलिए उसे क्या बोला गया है, डोमेस्टिक कस्टोडियन। क्या ये नाम समझ में आया? तो डोमेस्टिक कस्टोडियन मतलब एक इंडियन कंपनी यहाँ की है, हमारी जहाँ की कंपनी है वहीं से बिलोंग करने वाला कस्टोडियन, दैट वाज डोमेस्टिक कस्टोडियन, डन। क्यों कस्टोडियन इसका नाम पड़ा, क्योंकि इनकी कस्टडी में मेरे शेयर्स है, ठीक है। चलो, अब ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है, इनका टाइप है, मैंने कहा कि मुझे ना अमेरिका में फंड रेज करना है, तो इनका टाइप है वहां के बैंकों से, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं डिपॉजिटरी बैंक। लेकिन क्योंकि ये बैंक इंडिया में नहीं है, अमेरिका में होंगे, तो ये क्या बोल दिया, ओवरसीज, अमेरिका में हो सकते हैं, दूसरी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है कहीं भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन लोग का आपस में टाइप है। मैं एक नॉर्मल इंडियन कंपनी हूं जो मैं मार्केट से फंड रेज करना चाहती हूँ, मैं एक इंडियन बैंक को अप्रोच कर रही हूँ कि बैंक सुन, मुझे उस देश में जाकर पैसा लगाना है, तो ये बैंक क्या करेगा, उस देश के बैंक के साथ क्या करेगा, टाई अप करेगा। तो दो बैंक हो गए, एक हमारी कंट्री का बैंक और एक उस कंट्री का बैंक जहां पर मुझे फंड रेज करना है, ठीक है। इंडियन बैंक को हम क्या नाम देंगे, डोमेस्टिक कस्टोडियन। क्यों मुझे ये नाम देना पड़ा, क्योंकि इसकी कस्टडी में मेरे शेयर्स रहेंगे, ठीक है। चलो, ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, इसका नाम क्यों ये पड़ा, ओवरसीज मतलब समझ में आ गया, बाहर, बाहर। लेकिन डिपॉजिटरी बैंक, अब ये जो कंपनी है, बाहर का जो ये बैंक है ना, इसे अपडेट करेगा कौन, अपडेट करेगा कस्टोडियन बैंक। कौन अपडेट करेगा, कस्टोडियन बैंक। क्या अपडेट करेगा कि भाई सुन, मेरे पास फिजिकल शेयर्स इस XYZ कंपनी के आ गए हैं, मेरे पास फिजिकल शेयर्स आ गए, तुम वहां परमिशन दे रहे हो, तुम वहां पे क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स रिलीज करो। अब वो इक्विटी तो नहीं करेगा, क्योंकि इक्विटी इशू करने वाला कौन है, मेरी कंपनी, ये ही है जो इक्विटी शेयर इशू करेगा, लेकिन इसने ये फिजिकल फॉर्म में कस्टोडियन को दे दिया। कस्टोडियन ने ये बात इन्फॉर्म करी कि मेरे पास शेयर्स आ गए हैं, अब आप इशू करो। तो अब ये इक्विटी शेयर नहीं, उसका नाम होता है डिपॉजिटरी। वो होता है जो इन्वेस्टर को एक रिसिप्ट काइंड ऑफ देता है, रिसीव देता है, दैट इज नोन एज डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एक रिसिप्ट आती है उसे हम बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसलिए बार बार आप नाम देखो, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट,
ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट, मतलब ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक का काम क्या है? डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करना। तुम लोग वो अमेरिकन हो, इन्वेस्टर्स हो, तुम लोग इनसे जाके क्या लोगे? वो रिसिप्ट लोगे। हमने कुछ नहीं किया, समझना। ये है हमारा इक्विटी, ये है हमारा इक्विटी। अब इसको ना बच्चों, बाहर जब कोई प्रोडक्ट जाता है, फॉर एग्जांपल आपने भी सुना होगा ना आजकल मार्केट में कैसे बिजनेस चल रहा है, मैंने संस्कृति से प्रोडक्ट खरीदा, इसमें अपनी पैकेजिंग लगाई, लिख दिया पिंकी पिंकी पिंकी, और फिर तुम्हें बेचा। तुमको किसने, तुमने किससे खरीदा भैया? मुझसे खरीदा, लेकिन मैंने किससे लिया था? इससे लिया था। इक्विटी शेयर वो अंदर का माल है, उसके ऊपर मैंने एक पैकिंग कर दी, उस पैकिंग को हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी रिसिट्स। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो डिपॉजिटरी रिसिट ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है। अब इनसे खरीदता कौन है? ये इन्वेस्टर्स। तो बाहर के अमेरिका के इन्वेस्टर्स किसको अप्रोच करे, किससे खरीद रहे हैं शेयर्स? बताओ। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से। ठीक है, अब इनका टाइप किसके साथ है? डोमेस्टिक कस्टोडियन से। डोमेस्टिक कस्टोडियन को इक्विटी शेयर्स किसने दिया है? जो वहां फंड रेस करना चाहती है वो सारी कंपनीज। तो अब थोड़ा समझेंगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट समझ में आया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट समझ में आया, दोनों में बस डिफरेंस क्या है कि भैया एक अमेरिका को टारगेट करे, ये अदर देन बाकी अमेरिका। ठीक है, अगर मैं अब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलूं तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, जो अब आप मुझे खुद से बताएंगे। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है? ठीक इसका ऑपोजिट, IDR। कंपनी कहाँ की होगी बताओ? इंडियन कंपनी होगी? नहीं। कंपनी कहाँ की है? फॉरेन कंपनी। बाहर की कंपनी इंडिया के मार्केट से फंड रेज करना चाहती है। ठीक है, अब बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो वो किसे अप्रोच करेगी? अपने ही देश के, क्या होगा? कस्टोडियन होगा कि डिपॉजिटरी होगा? कस्टोडियन होगा ना। कंसेप्ट को अब समझो थोड़ा अच्छे से। एक फॉरेन इशूइंग कंपनी होगी, वो किसे अप्रोच करेगी? कस्टोडियन कौन होता है जरा बताओ मुझे, कौन होता है कस्टोडियन? जिसकी कस्टडी में होता है। किसकी कस्टडी में होगा? अगर बाहर की अमेरिका की कंपनी है तो कस्टोडियन कहां से बिलोंग करेगा? अमेरिका से। तो क्या मैं बोल दूंगी ओवरसीज कस्टोडियन बैंक? हमारे लिए तो ओवरसीज ही है ना। ठीक है, अब उसका टाइप होगा किससे? हमारी इंडिया का होगा तो डोमेस्टिक बोलूंगी, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी से। ठीक है, अब ये जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी है ये इंडिया में क्या रिलीज करेगी? डिपॉजिटरी रिसिप्ट, क्योंकि इंडिया में लेकर आ रही है तो इसलिए हमने क्या नाम दे दिया? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? ये इंडियन इन्वेस्टर्स इनसे लेंगे। क्या है वो? फॉरेन शेयर से तो है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे बताओ क्या पूरा कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब तुम एक स्टूडेंट, ठीक, या फिर तुम एक CS हो, डन। अभी CS तो क्या करेगा? जब उसे ये करना होगा तो उस देश का लॉ पढ़ेगा। हर देश का लॉ अलग है कि सेम है जरा बताओ? अलग अलग है। तुम्हें कितने कितने लॉ पढ़ाएंगे यहाँ पर? पहले तुम्हारे बेसिक्स तो क्लियर करें कि बात समझ में आ रही है। तो अभी आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? इंडिया के बाहर जितनी भी कंपनीज है वो तो इंडिया का लॉ फॉलो करेगी ना, और तुम्हें कहाँ का लॉ पढ़ाया जा रहा है? इंडिया का लॉ। तो तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट में QIDR दिया, क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? आप इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप इंडियन लॉ को पढ़ रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? आप थोड़ी ना अमेरिका का लॉ पढ़ रहे हो, आप थोड़ी ना लंदन का पढ़ रहे हो, या कहीं का भी XYZ। अलग अलग कंट्रीज का लॉज क्या अभी बता देंगे तुमको बेसिक्स लेवल में? तो इसलिए तुम्हारे सिलेबस में ADR GDR नहीं है, क्योंकि ADR तो बोलता है अमेरिका का लॉ जो होगा वो फॉलो करोगे तुम। क्या बात समझ में आ रही है? जापान का करोगे, चाइना का करोगे, अलग अलग लॉस करेंगे। थोड़े थोड़े लॉस आते हैं लेकिन डिटेल नहीं, इसीलिए आपको IDR पढ़ाया जाता है। सेबी किसको कंट्रोल करेगा? उन फॉरेन कंपनीज को जो हमारी इंडिया में आके फंड रेस कर रही है ना। तो सेबी तुम्हें क्या पढ़ाएगा? सेबी तुम्हें क्या पढ़ाएगा? भैया बाहर की कंपनी अगर इंडिया में आएगी ना तो भैया उनको ये बातों का ध्यान रखना है। सेबी तुम्हें ये बताएगा कि देखो अमेरिका में ये होता है, लंदन में ये होता है, चाइना में ये होता है, जापान में ये होता है। वो भी थोड़ा सा बताएगा लेकिन वो उनका लॉ बताएगा। सेबी का काम क्या है? IDR आया है तो उस पर नजर रखना, क्योंकि हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स को दिक्कत ना हो। अमेरिका के वहां की अथॉरिटी देखेगी, जापान की वहां की अथॉरिटी देखेगी, चाइना की वहां की अथॉरिटी देखेगी। तो हम तो सेबी पढ़ रहे हैं ना। अब मुझे बताओ क्या कंसेप्ट क्लियर है? क्यों हम IDR पढ़ रहे हैं? पक्का IDR का कंसेप्ट समझ में आ गया? तो क्या है इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट? इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट एक रिसिप्ट है जिसमें फॉरेन कंपनी इश्यू करती है, ठीक है, शेयर्स, और वो शेयर्स किसको देती है?
ओवरसीज कस्टोडियन को देती है। वो ओवरसीज कस्टोडियन क्या करता है, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के साथ टाई अप करता है, फिर वो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी एक्चुअल में इंडियन डिपॉजिटरी से इशू करता है, जिससे हम इंडियन इन्वेस्टर्स उससे लेते हैं। अब आ जाओ तुम्हारी बुक की, है ना, लैंग्वेज रीड करिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट मींस इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है। द फॉर्म ऑफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट एग्जैक्ट समझ में आया? ये डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कौन करता है? डिपॉजिटरी। अब वो डिपॉजिटरी डोमेस्टिक भी हो सकता है और कहाँ का हो सकता है? ओवरसीज में। लेकिन इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट में वो कौन होगा? डिपॉजिटरी डोमेस्टिक होगा। डन। चलो, बाय दी कौन करता है? डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया एंड ऑथराइज बाय। ये डिपॉजिटरी को बोला किसने ये सब काम करने को? बाहर की कंपनी। तो लिखा है साफ, बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया मेकिंग द इशू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या फर्स्ट पैरा समझ में आया? पक्का। नेक्स्ट, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स है, क्या हम डॉलर में कन्वर्ट करके देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये डिनोमिनेटेड किस में होगी? इंडियन रुपी। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ एडीआर और जीडीआर की बात करूं तो वो किस में होगा? वो डॉलर में होगा, क्योंकि वहां से तो डॉलर मिल रहा है, लेकिन बाहर की कंपनी इंडिया में आई तो हम तो यहाँ से रुपी देने वाले हैं। ठीक है, अब वो कन्वर्ट करवाना वो अलग मैटर। डन, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? तो डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी। ठीक है। एक्चुअल शेयर्स किसके पास है? एक्चुअल शेयर्स किसके पास है? ओवरसीज कस्टोडियन के पास है। बात समझ में आई? ठीक है। आईडीआर इन्वॉल्व दी करेंसी रिस्क। भैया इसमें करेंसी रिस्क है, क्यों करेंसी रिस्क है? जरा मुझे बताओगे, एलैबोरेट करोगे क्यों करेंसी रिस्क है? वेरी गुड। फ्लैक्चुएशंस बहुत है। अभी कितना हो गया एक्सचेंज रेट? 90 हो गया। ठीक है, अभी रेट चल रहा था 90, है ना? अब भाई ऊपर हो गया, नीचे हो गया, जो भी सिचुएशन है, तो यस करेंसी रिस्क तो होगा ही, क्योंकि अंडरलाइंग शेयर्स किसके हैं? ये शेयर्स किसके हैं? बाहर की कंपनी के हैं। करेंसी डिफरेंट है ना? और हम तो डॉलर में कर रहे हैं। जो भी करेंसी होगा, जैसा भी होगा, वो देखा जाएगा। डन। इसमें इंटरमीडिएट्स कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? ओवरसीज कस्टोडियन बैंक और डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, क्योंकि हम आईडीआर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एडीआर जीडीआर की बात करूं तो नाम चेंज हो जाएगा। क्या होगा जरा बताओ? एडीआर जीडीआर में डोमेस्टिक कस्टोडियन हो जाएगा और ओवरसीज डिपॉजिटरी। ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी, फुल फॉर्म पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी is the only company to offer IDR in the Indian market. इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करने वाली अभी यहाँ इंडिया में इकलौती ही कंपनी है, ठीक है, जो ये इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करे, मतलब डिपॉजिटरी का नाम बता रहे हैं। ठीक। द फॉरेन कंपनी इशूइंग आईडीआर नीड टू कंप्लाई रिक्वायरमेंट। बाहर की जिस भी कंपनी को यहाँ इंडिया में लेकर आना है तो यस सेबी कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, सेबी की बातें माननी पड़ेगी, आरबीआई के नोटिफिकेशन सर्कुलर फॉलो करने पड़ेंगे, तभी बाहर की कंपनी इंडियन मार्केट में आ सकती है। सेम विथ अस, हमारी इंडियन कंपनी अगर दूसरी कंट्रीज में जाएगी तो उनके भी लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। सेबी कहाँ का है? इंडिया। बाहर की कंपनी इधर आएगी, सेबी की बात माननी पड़ेगी। हम भी दूसरे देशों में जाएंगे तो वहां पे भी दूसरी दूसरी अथॉरिटीज है ना, और हर देश की अथॉरिटी क्या है? अलग अलग है। जिनके जो जो रेगुलेशंस है हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसीलिए आईडीआर पढ़ते हो कि भैया सेबी पढ़ रहे हो तुम लोग। बात समझ में आई? लेकिन जैसे जैसे आप प्रोफेशनल में पहुंचते जाओगे तो थोड़ा इंटरनेशनल लॉ भी आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि भैया हमारा लॉ और उनके लॉ में क्या क्या डिफरेंस है। यूके लंदन सबका, है ना, थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया इन सबका देखते हो, कनाडा एंड ऑल। ठीक, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? प्लीज क्या ये बना लेंगे? स्टिकी नोट्स में मुझे मिल जाएंगे ये सब। हाँ फोटो खींचो, घर पे का होमवर्क रहेगा ये। बना भी देना इसकी कॉपी में, है ना बेटे का बेटा। बस बस बस, पहले ही पेपर में देखेगा विकास। ठीक है, बस टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ये हो गया क्लैरिटी बच्चों? चलो इसकी भी लेने तो ले लो। ये तो इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि तुम्हें बोथ वे पता चल जाए, है ना। सही जा रही थी, बस तुमने डॉलर बोल दिया क्योंकि एडीआर जीटर था दिमाग में। ठीक, चलिए बड़े आगे। पक्का? हेडिंग बताओ क्या लिखा है? पहली बार सुन रहे हो? ठीक है, सुना है। वेरी गुड, सिक्योरिटी की डेफिनेशन में समझा है। गुड।
चलो अब थोड़ी सी डिटेलिंग के साथ जाएंगे, क्योंकि अब प्रॉपर डेरिवेटिव ए डेरिवेटिव की थ्योरी पढ़ेंगे। और एक और बात बता दूं, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है सिफराज? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, पूरा एक चैप्टर है इसमें, चैप्टर के बेसिक्स में, है ना? एग्जाम में आता ही आता है इसका प्रैक्टिकल, ठीक है? लेकिन अभी पहले थ्योरी समझेंगे, ठीक है? डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव, चलो मुझे क्या है ये बच्चों, जरा बता दो रेट। आज ही न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा आया हेडलाइन में, कितना हो गया? 140 बोल देखा है ना मैंने, 140 देखा आज, आज ही के न्यूज़पेपर में था। और चांदी कितना था? 256, है ना? जो भी है, ठीक है? तो कुल मिलाकर भैया सोना कितना हो गया? 140 टच कर दिया है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पैसे लगाऊं, कहाँ पर पैसे लगाऊं? गोल्ड में। तुम लोग को क्या लग रहा है, गोल्ड में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? सिल्वर में लगाना चाहिए। सिल्वर क्या रेट चल रहा है? 251, ढाई वो भी पहुंच गया है ना? कहाँ 2 लाख सुन रही थी अभी कभी मैंने, अब 2.5 लाख पहुंच गया, ठीक है? तो सिल्वर में लगा लूं? दोनों की क्वांटिटी सेम है ना मतलब? इतना सा, इतना सा मिलेगा तुम्हें, है ना? वो क्या होता है, 10 ग्राम, है ना? 1 kg, है ना? अब मेरी बात सुनो, समझो थोड़ा सा। तुम लोग को क्या लग रहा है, चलो मैं गोल्ड की बात करती हूँ, मुझे गोल्ड में ही पैसा लगाना मुझे ऐसा लग रहा है, तो एक काम करती हूँ, तुम लोगों से उधार लेती हूँ, ठीक है? और गोल्ड में पैसा लगा देती हूँ। जब तुम्हें उधार चुकाना होगा, गोल्ड का तो रेट आसमान छू ही रहा होगा, बेचूंगी और तुम्हें तुम्हारा उधार चुका दूंगी, ठीक है? तो ऐसा करना सही इन्वेस्टमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा? सुनने में तो लग रहा है दीदी, जब तक आप हमें कुछ हिंट ना दो, है ना? सही लग रहा है? अभी तक तो ठीक लग रहा है ना? सोच लो, बढ़ता ही है। और लोन तो तुम्हारा क्या होगा, है ना? 1.5 लाख का लोन ले लेती हूँ और उसमें ले लूंगी, ठीक है? इंटरेस्ट भी तो लगेगा, लेकिन मुझे तो मालूम है ना, गोल्ड जिस तेजी से बढ़ रहा है, मैं तो इंटरेस्ट चुका ही दूंगी। यहाँ तक ठीक लग रहा है? ठीक है, अभी तक तो सही लग रहा है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब डाउट करने की इतनी आदत हो गई है, हर चीज में डाउट करेंगे। चलो गोल्ड तक तो बात सही थी। अब एक काम करते, एक शेयर है, एक शेयर है, ठीक है? मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं शेयर्स नहीं, नॉर्मली एक प्रोडक्ट ले लेती हूँ, ठीक है? टमाटर ले लेती हूँ, ठीक है? लाल टमाटर बनाने का ट्राई करूंगी, है ना? बना ही रही हूँ आजकल अपने बच्चों के लिए लाल टमाटर। एप्पल जैसा दिख रहा है, उनको क्या पता, है ना? चलो, टमाटर की बात करूँ, मैं एक फार्मर हूँ, मैं एक किसान भाई हूँ, मुझे बहुत टेंशन है कि जब तक मेरी फसल उगेगी, जब तक ये फसल आएगी, तो टमाटर के रेट या तो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, या तो टमाटर के रेट बहुत कम भी हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन तुमने देखी है, कभी कभी तुमने देखो 100 रुपए किलो बिक रहा है और कभी बोले 10 रुपए किलो बिक रहा है, होता है ऐसा। मैं वो किसान हूँ जिसे है डर, ठीक है? और भाविका एक ब्रोकर है जिसको लग रहा है कि यार टमाटर के रेट तो क्या हो जाएंगे, आसमान छूएंगे। और मैं एक फार्मर हूँ, मैं एक किसान हूँ, मुझे क्या लग रहा है, टमाटर के रेट यार बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने आजू बाजू में देख रही हूँ सभी टमाटर की खेती करे, सबके सब। जब सबके सब खेती करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा, तो डिमांड कम हो जाएगी, तो भैया प्राइस कम हो जाएगी, तो मुझे डर लग रहा है। लेकिन इसकी अपनी अलग कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं तो बस अपने आसपास के लोगों को देख रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देख रही है और ये कह रही है कि नहीं, भविष्य में तो हम दोनों एक दूसरे से क्या करें, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं जिसकी जिसकी है ना, मैंने बोला कि यार 50 रुपए, मुझे लग रहा मेरे दिमाग में 10 रुपए हो जाएगा, तो मैंने क्या बोला, 50 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करती। और भाविका के दिमाग में क्या है, अरे 100 रुपए हो जाएगा, ठीक है? दोनों ऑपोजिट सोचते हैं तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर मैं भी सोचती हूँ गिर जाएगा रेट और ये भी सोचती है गिर जाएगा रेट, क्या हमारे बीच में कोई अग्रीमेंट होगा क्या? नहीं होगा। अग्रीमेंट तो तब होगा जब एक सोच रहा है बढ़ जाएगा और दूसरा सोच रहा है कम हो जाएगा, ठीक है? तो हम दोनों के बीच में क्या डिसाइड हुआ कि भैया 50 रुपए में, 50 रुपए में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो हमने जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट वाज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जो किसी पर बेस्ड है, किसी दूसरी चीज पे बेस्ड है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी प्रोडक्ट पे या किसी भी एक्स वाई जेड पे बेस्ड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो गोल्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं which derive value from the value of the one or more other assets। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में वो अदर एसेट क्या था, टमाटर, कि भैया टमाटर है जिसकी रेट इधर उधर हो जाएगी।
उन सब को, वो कुछ भी एसेट हो सकता है, उसे हम बोलेंगे अंडरलाइंग एसेट्स। ठीक है, जैसे कि अंडरलाइंग एसेट्स में क्या हो सकता है, अगर टमाटर को रिप्लेस करूं और मैं बोलती हूँ शेयर्स, मेरे पास कंपनी रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, और मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो शेयर्स रखा है, जो शेयर्स रखा है मुझे लग रहा है उसके रेट कम हो जाएंगे, और भाविका को लग रहा है कि नहीं नहीं दीदी आपके शेयर्स के रेट तो बढ़ जाएंगे। तो मैंने बोले लगी शर्त, ठीक है, मैंने कहा कम हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, ये बोली नहीं दीदी 100 रुपए हो जाएंगे, तो लगी शर्त। वो जो शर्त हमने लगाई है दैट वाज, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है कि अगर बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो मैं उसको पैसा दूंगी, अगर कम हो जाएगा तो ये मुझे पैसा देगी। क्या ये बात समझ में आए? दैट वाज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो वो अंडरलाइंग एसेट क्या क्या हो सकते हैं, स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकती है, और क्या लिखा है, करेंसी भी हो सकता है ना, कि अभी $1 कितने का चल रहा है, 90, तो भैया ये अप डाउन तो होता ही रहता है। क्या लिखा है, कमोडिटी, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोल दिया टमाटर, ये कमोडिटी कुछ भी हो सकती है ना, गेहूं चावल ये सब कुछ भी हो सकता है, मेटल्स हो सकते हैं, इवन क्या लिखा है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी खुद की वैल्यू नहीं है, ये किसी दूसरी चीजों पे बेस्ड है, वो दूसरी चीजों को अंडरलाइंग एसेट्स बोल सकते हैं। अंडरलाइंग एसेट इज दूसरी चीजें, वो दूसरी चीजों के ये सब एग्जांपल्स हैं अंडरलाइंग एसेट्स के। क्या बात समझ में आ रही है? यस, फ्लक्चुएटिंग ही होता है। एग्जाम्पल, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स किस में कर रहे हैं, कॉपर, डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द कॉपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल समोसा की बात करते हैं भाई, ठीक है, इसमें ना आलू का रेट ऊपर नीचे हो जाता है तो समोसा भी महंगा सस्ता हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम समझ रहे हैं डेरिवेटिव। अब ये तुम्हारी बुक की लैंग्वेज, जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो बॉक्स दिख रहा है बस उसका अच्छा प्रेजेंटेशन बताया। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है that derive its value from the underlying assets. The underlying assets क्या क्या हो सकते हैं, स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटी, मेटल, इवन इंटेंजिबल एसेट लाइक स्टॉक। ये क्या लिखा है, इंडाइस मतलब क्या, इंडेक्स। तुमने सुना होगा सेंसेक्स, सुना होगा निफ्टी, सुना होगा है ना, डिटेल में हम जाएंगे, उन्हें इंडेक्सेस बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक का इंडेक्स होता है, ठीक है, तो इंडाइस क्यों बोलते हैं, वो सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं, है ना, एक इंडेक्स होता है, ठीक है, तो हम इंडेक्स बोलेंगे, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं तो इंडाइस बोलते हैं। तो स्टॉक इंडाइस, बहुत सारे इंडेक्सेस, डिटेल में जाएंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। चलो आओ, डेरिवेटिव कैन बी डिफरेंट टाइप। डेरिवेटिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सब में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा है, आपको मीनिंग समझा रहा है, अभी आपको प्रैक्टिकल्स नहीं है, आगे चल के प्रैक्टिकल्स आएंगे। तो अलग अलग टाइप हम वहीं पे पढ़ेंगे। डेरिवेटिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, स्वैप होता है, कैप होता है, फ्लोर होता है, ठीक है, कॉलर्स एक्सेट्रा। लेकिन मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट दो होते हैं, नाम क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। सुना होगा ये नाम तो जरूर। ये फ्यूचर जो ऑप्शन होते हैं, आपने अक्सर ट्रेडिंग जो कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हम ऑप्शंस कर रहे हैं, है ना, ऑप्शंस में डील करते हैं, ऐसा सुना होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में ये दो पॉपुलर है डेरिवेटिव, ये हम आगे चलकर सीखेंगे, इसमें प्रॉपर प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो ये दो ही पॉपुलर है, होते बहुत सारे, लेकिन आपके सिलेबस में भी यही दो पॉपुलर है जो आगे चल के प्रैक्टिकल फॉर्म में आएंगे। डेरिवेटिव हैज बीन डिफाइंड इन दी सेक्रा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट। डेरिवेटिव की डेफिनेशन और डिटेल में बता रहे हैं। डेरिवेटिव इंक्लूड्स क्या, सिक्योरिटी ड्राइव फ्रॉम द डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, लोन, whether secured unsecured risk instrument, contract which drive its value, कुछ नहीं, उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा पॉइंट वाइज किया। इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइस, या फिर इंडेक्स हो सकता है ऑफ प्राइस। कमोडिटी डेरिवेटिव हो सकते हैं, टाइप्स है कमोडिटी डेरिवेटिव, जैसे मैंने बोला टमाटर, वही गेहूं चावल कमोडिटी वाली चीजें। सच अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं जो सीजी डिक्लेयर कर दे। तो डेरिवेटिव्स में क्या क्या आती हैं, पहला सिक्योरिटी आता है डेरिवेटिव, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, कमोडिटी बोल सकते हो, और अदर। तो ये एक तरीके से डेरिवेटिव के टाइप्स ही बताए, डेरिवेटिव में क्या क्या आता है। जैसे मैंने शेयर बेस बोला तो सिक्योरिटी वाला हो गया, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बोला, लगी शर्त, किसी भी चीज को लेके शर्त लगा रहे, दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट बेस। या फिर कमोडिटी, जैसे टमाटर बोला, ठीक है, प्राइसिंग को लेकर, ऐसे ही अदर इंस्ट्रूमेंट। मार्केट में एक्चुअल में डेरिवेटिव जो डील होता है कमोडिटी में डील होता है, बस हमें पता नहीं है, हमें बस इक्विटी शेयर्स के बारे में पता है, डिबेंचर्स के बारे में पता है, बॉन्ड्स के बारे में पता है, इसीलिए तुम्हें बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता है। दूसरे जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो किस में डील करते हैं, डेरिवेटिव्स में डील करते हैं, इस कारण से उसका नॉलेज थोड़ा सा कम है।
लेकिन हाँ अब यहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर है पहले बताओ, पक्का? ये अभी हमने थ्योरी पढ़ी। तो डेरिवेटिव एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट है जो किसी ना किसी अंडरलाइंग एसेट पे बेस्ड होता है। वो अंडरलाइंग एसेट्स की पूरी लिस्ट हमने पढ़ी विद एक्सेट्रा। डन। ये वाला थोड़ा क्लीन कर दो। चलो क्लैरिटी है? डन। अभी हमने दो चीजें समझी। सबसे पहले क्या समझा? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स। दूसरा क्या समझा? डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है? वारंट। ये एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ये एक टाइप है, ठीक है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का। चलिए समझेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट। क्या है वारंट? ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक वारंट होल्डर होता है, ठीक है। राइट टू बाय द अंडरलाइंग स्टॉक एज अ प्री डिटरमाइंड स्ट्राइक प्राइस। अब मुझे ये याद दिलाओ, आपको ना फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स याद है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स याद है? बताओ क्या होता था फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड? इक्विटी में कन्वर्ट होता है जो भी मैच्योरिटी ड्यूरेशन होती है। प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब प्राइस पहले से बता के रखी है ना। आपको आज प्राइस बता दी, 5 साल बाद इक्विटी कितने का मिलेगा। अब आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहो तो इसे खरीद दो, आप चाहो तो अपना पैसा लेके रफा दफा हो जाओ, ठीक है। वारंट भी उसी टाइप का ही है। वारंट एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी हम इक्विटी की ही प्राइस पर बेस्ड है। वारंट एक डॉक्यूमेंट है। मैं कंपनी के पास 10 तरीके फंड रेस करने के, ठीक है। इस साल मुझे लगा मुझे इक्विटी शेयर इशू करना है, इक्विटी कर लिया। नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है इक्विटी नहीं करना, और क्या ऑप्शन होते बताओ? इक्विटी के थ्रू ना करना हो तो और क्या ऑप्शन है? डेट। डेट में डिबेंचर इशू कर लिया। नेक्स्ट डे फिर मैं कहा नहीं यार अब मन नहीं कर रहा, बॉन्ड करूंगी, ठीक है। ऐसे ही एक बार मेरा मन किया मैं वारंट इशू करूंगी। तो वारंट आपके लिए नया है, ठीक है। वारंट इशू किया तो खरीदने वालों को मैं क्या बोलूंगी? वारंट होल्डर। जैसे इक्विटी होल्डर बोलते हैं, प्रेफरेंस होल्डर बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, बॉन्ड होल्डर बोलते हैं। बस नाम बदलता जा रहा है ना। लेकिन आपको बॉन्ड पता है, आपको डिबेंचर पता है, इक्विटी पता है, प्रेफरेंस पता है। सब में अलग अलग डिफरेंस होते हैं, लेकिन सब में कंपनी तुमसे पैसे ही तो ले रही है। ये मेरा इक्विटी है, ये मेरा प्रेफरेंस है, बॉन्ड होल्डर है, ये मेरा डिबेंचर होल्डर है। सब में क्या हो रहा है? कंपनी पैसे ले रही है, लेकिन बदले में इक्विटी होल्डर को ज्यादा राइट्स मिलते हैं, डिबेंचर को बस इंटरेस्ट मिल रहा है, बॉन्ड को भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी सी डीलिंग होती है। ऐसे ही वारंट होता है एक, मैंने बोलते भाई ये हमारा वारंट होल्डर है, राइट टू बाय द अंडरलाइंग स्टॉक। इसके पास राइट है, मैंने उसको पहले ही क्या बता दिया है? प्री डिटरमाइंड प्राइस, ठीक है। प्री डिटरमाइंड स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब अग्रीड प्राइस बोल सकती हूँ। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या? अग्रीड। मैंने आज ही बता दिया कि भैया 12 महीने बाद मैं 500 में इक्विटी दूंगी, जस्ट लाइक अ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। 12 महीने बाद मैं क्या करूंगी? आपको 500 में दूंगी। आज मैंने रेट बता दिया, 12 महीने बाद आना, इक्विटी 500 में लेके जाना। ये हमारा वारंट होल्डर। तो क्या है? वारंट मींस ऑप्शन इश्यूड बाय द कंपनी वेयर बाय द बायर इज ग्रांटेड, ठीक है, राइट टू परचेज अ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल एट द एक्साइज प्राइस। बोल सकते हो एक्साइज प्राइस क्या? सेम वही 500 रुपए मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग दी गिवन पीरियड, ठीक है। होल्डर, कौन सा होल्डर? वारंट होल्डर। वारंट होल्डर हैज राइट, क्या लिखा है? कोई ऑब्लिगेशन कौन थोड़ी ना है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में भी क्या था? ऑप्शन था, राइट था। ठीक लगेगा तो खरीदेंगे। अब मार्केट में आज मैंने बोला था कि मैं 500 में लूंगी 12 महीने बाद, 12 महीने बाद उज्जवल आता है मेरे पास, प्राइस क्या हो गई इक्विटी की? 1000। और वो चीज मैं उज्जवल को सस्ते में दे रही हूँ 500 में। उज्जवल लेगा मुझसे कि नहीं? नहीं लेगा ना। 1000 रुपए हो गई है और मैं 500 में दे रही हूँ, लेगा कि नहीं लेगा? मैं इक्विटी सस्ते में दे रही हूँ 500 में, मार्केट में 1000 की हो गई है। ऐसा सोचते हो वापस, ठीक है। मैंने बोला उज्जवल इक्विटी मैं तुम्हें दे दूंगी 500 रुपए में। उज्जवल 12 महीने बाद आता है और मार्केट में कितना हो गया? 1000 रुपए हो गया। तो वाह यार दीदी आप तो मुझे बहुत ही सस्ता दे रहे हो, लेगा ना? उज्जवल लेगा कि नहीं लेगा? उज्जवल तू लेगा, तुम लोग नहीं लोगे बस, है ना। लेगा वो भी, ठीक है। चलो दूसरी प्लानिंग है तो बता दो तुम लोग, है ना, कि भाई उज्जवल को नहीं खरीद देंगे, उसको क्यों फायदा हो इतना, ठीक है। चलो तो फिर आप कंपनी से लेना पसंद करोगे।
अरे भाई 50 रुपए हो गई और कंपनी कह रही है 500 में दूंगी, उसकी वैल्यू तो 50 होगी, लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे, तो साफ लिखा है इन्वेस्टर विल कन्वर्ट अगर उसे फायदा लगेगा, नॉट कन्वर्ट वारंट को लैप्स होने देगा। भैया जाने दो, नहीं चाहिए क्या? ये बात समझ में? इट्स डिपेंड। अब आपकी बुक ने भी एक एग्जाम्पल दिया है, पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ कन्वर्जन प्राइस, जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में 500 था, इनकी कन्वर्जन प्राइस क्या है? 70। करंट मार्केट प्राइस उस टाइम पे क्या हो जाती है? 110। लोगे क्या? सस्ता मिल रहा है ना 70 का, भाई मार्केट में 110 है, ठीक है, तो यस कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वही करंट प्राइस कितने की हो जाती है? 40 की, भैया लैप्स होने दो, मत करो कन्वर्ट। बात समझ में आ रही है? तो क्या है वारंट? वारंट मींस एक ऑप्शन इशूड बाय द कंपनी, बायर इज ग्रांटेड राइट टू परचेज द नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने उज्जवल को बोला, उज्जवल तुम बायर हो, तुम्हारे पास एक राइट आता है कि तुम हमारी कंपनी से इतने नंबर ऑफ शेयर्स ले सकते हो। यूजुअली ये एक ही होता है, एक ही वारंट होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें बदले में मिलता है आपको, ठीक है। एक्साइज प्राइस ड्यूरिंग द गिवन प्राइस, वो एक्साइज प्राइस क्या है? मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 500, और बुक ने जो एग्जाम्पल दिया वो क्या है आपका, ठीक है। चलो, वारंट हैज राइट नॉट द ऑब्लिगेशन। क्या ये लाइन समझ में आ रही है कि ये एक राइट है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है? ऐसे जबरदस्ती थोड़ा ना उज्जवल खरीदना ही पड़ेगा तुझे, ठीक है। कन्वर्ट देम इक्विटी, ऑप्शनल कन्वर्जन होता है, इन्वेस्टर को फायदा लगेगा तो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो लैप्स कर लेगा। बस इसके लिए अलग से सेबी ने रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हैं, उसका नाम दे रखा है, नाम क्या है? सेबी आईसीडीआर। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। खुद से सोचो क्या होगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यही एग्जाम्पल है ना, कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि कंपनी ने जब खरीदा था तो उसको प्री डिटरमाइंड प्राइस ये बोल दिया था और बोला था कि भैया जब आओगे तो हम ये देंगे, तो आपको बस पता करना है मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, वो भी कहीं छुपा कर क्वेश्चन में ही लिखा होगा। तो इस टाइप के थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस किस में बन सकता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में बन सकता है, बॉन्ड में भी बन सकता है, और डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स को तो डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन और समझना है तुम्हें, अभी तुमने बस डेरिवेटिव समझा है, उसकी गहराइयों में और जाएंगे, ठीक है। क्लैरिटी है? पक्का? चलिए, अभी तक क्या क्या पढ़ा? इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट क्लियर है माइंड में? नेक्स्ट, डेरिवेटिव क्लियर है माइंड में? फिर क्या पढ़ा? वारंट क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके टाइप भी होता है एक्चुअल में। क्यों उसको टाइप बोलेंगे? क्योंकि ये भी इक्विटी शेयर की वैल्यू से ही ड्राइव कर रहा है, इस कारण से इसको हम टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव वाइडर टर्म, ये इसके अंदर, ठीक। किसकी? वारंट की। आ रहा है बाजू वाला? हो गया थोड़ा सा क्लीन? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको है, पहले उसका नाम पढ़ो, उसके बाद वाले का, दोनों का नाम एक साथ पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या कॉमन है उन दोनों में। क्या लिखा है? रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और नेक्स्ट क्या लिखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो कॉमन क्या है? ट्रस्ट। चलो, म्यूचुअल फंड के बारे में क्या जानते हो सब बता डालो मुझे। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा है, और हम भी पढ़ेंगे यहाँ पे। म्यूचुअल फंड में एक पूरा चैप्टर है, इसमें भी प्रैक्टिकल आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कैसे प्रैक्टिकल आ रहे हैं, आपको सिचुएशन दी जाएगी, बस मार्केट के प्राइस देखना है। डन? चलो, तो यस, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना, ये तो हमेशा ये ऐड में आता है। और बच्चों ये ऐड में क्यों आता है? क्योंकि लॉ में लिखा है। सेबी के अभी जब आप लॉ पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा है, ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है, जो वो बड़बड़ा के डर करके बोलते हैं ना, इतनी फास्टली बोलते हैं। सेबी ने बोल दिया इतने मिनिमम मिनट में बोलना है आपको, इतने सेकंड में बोलना है, ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम जितना करना करो, तो इन्होंने मिनिमम ही लिया क्योंकि एडवर्टीजमेंट की क्या होती है? कॉस्ट होती है ना। अपनी बातें रखेंगे कि फॉर्मेलिटी करेंगे, तो फॉर्मेलिटी के लिए जितना सेबी ने बोला उन्होंने उतना किया है, और ये दिखाना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए, सेबी नहीं बोला है, इसलिए वो हर एड में ये करते हैं, तो वो लॉ ही फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो वापस आएंगे, म्यूचुअल फंड क्या है, क्या जानते हो उसके बारे में? वेरी गुड, वेरी 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 गुड। सेफ होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, वेरी गुड। सेफ होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, रिस्क कम होता है, सही बोल रहे हो?
कंपैरिजन रिस्क कम होता है, तुम्हें दिखेगा सेबी बहुत इसको सपोर्ट कर रहा है। सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल। रिटर्न भी कम होगा, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम मिलेगा, बट ऑब्वियस है। और बताओ, अच्छे पॉइंट्स बताए, चलिए कंसेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड है मैं एक्सपर्ट, तुम लोगों को नॉर्मल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तुमको पैसा तो लगाना है लेकिन तुम्हें डर लग रहा है। कहाँ डर लग रहा है? दीदी किसका खरीदे, दीदी हम बहुत कंफ्यूज है, क्या हमें बार बार परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी क्या, डेली डेली मैंने सुना है लोग तो बिल्कुल स्क्रीन में बैठे रहते हैं, सबकी परफॉर्मेंस देखते रहते हैं, क्या ये सब करना पड़ेगा? मैंने कहा कि नहीं, एक काम करो, मुझ पर भरोसा करो, मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम लोग मुझे अपना पैसा दे दो। तो तुम लोग वो छोटे 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 इन्वेस्टर्स, राशि ने बोला दीदी मुझे बहुत नॉलेज है, मैं नहीं दूंगी आपको, मैं तो डायरेक्ट खरीदूंगी। राशि ने अपना डायरेक्ट खरीदा। तो इन्वेस्टर्स जब मार्केट में खुद से पैसा लगाता है, डायरेक्ट रिलायंस कंपनी से खुद से शेयर खरीदा है, देखो डीमैट ब्रोकर वो सब तो लगेंगे सबको ही, है ना, लेकिन इसने अपना दिमाग लगाया ना कि रिलायंस का खरीदना है, टाटा का खरीदना है, एमआरएफ का खरीदना है, ठीक है। तो ये कंपनी की इक्विटी होल्डर बनेगी। अगर डायरेक्ट खरीदा है तो ये कंपनी की क्या बनेगी? इक्विटी होल्डर, ठीक है। तुम लोग को इतना दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि भाई काम धंधा दूसरा भी तो है, लेकिन तुम्हें शेयर मार्केट में पैसा लगाना भी है। तो तुम लोग जाते हो एक्सपर्ट्स के पास। तुमने क्या नाम सुना है? एसबीआई म्यूचुअल फंड, है ना, कुछ एक कंपनी का नाम होता है म्यूचुअल फंड, क्या लग रहा है एसबीआई बैंक है? वो नहीं, एसबीआई बैंक अलग है, ये कंपनी अलग है। एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी अलग है। एचडीएफसी फंड आपने सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक बॉडी है जिसने अपने अंदर बैठा के रखे हैं एक्सपर्ट्स, जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानते हैं। तो तुम लोग क्या डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो? नहीं, तुमने अपना पूरा पैसा किसको दिया? म्यूचुअल फंड को दिया। और म्यूचुअल फंड ने अपने अंदर जो बैठा के रखे हैं वो एक्सपर्ट्स है। उन्हें मैं और सही टर्म दूं तो मैं कहूंगी मैनेजर है, जो आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। आज पैसा कहाँ लगना चाहिए, किस कंपनी में लगना चाहिए, ये कंपनी डाउन जाने वाली है तो वो बिना आपसे पूछे उस पैसे को शिफ्ट कर देंगे। वो डिसाइड करते हैं कि भैया आपने अगर पैसा लगाया है तो किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस कंपनी से तुरंत पैसा निकाल के दूसरे में लगा देना है। मतलब ये सब कौन मैनेज कर रहा है? एक्सपर्ट। अगर राशि ने डायरेक्ट खरीदा है तो राशि खुद मैनेज करी अकेले कि अरे भाई मार्केट में तो भैया इस कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी तो मुझे जल्दी से इसे बेच के निकालना पड़ेगा। तुम्हें ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि तुम डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स नहीं खरीद रहे हो, खरीदने वाला कौन है? म्यूचुअल फंड। खरीदने वाला कौन है? म्यूचुअल फंड। तो यहाँ म्यूचुअल फंड कंपनी को कल को रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो ये किसको देगी? म्यूचुअल फंड को। और म्यूचुअल फंड ये डिविडेंड अकॉर्डिंग टू रेशियो बांट देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? किनको बांट देगा? इनको। तो क्योंकि ये डायरेक्ट इक्विटी शेयरहोल्डर नहीं होते, इन्हें एक एक यूनिट मिलती है। तुमने सुना होगा कि भैया म्यूचुअल फंड में ना तो 500 रुपए से भी आप चालू कर सकते हो, ऐसी बातें तुमने ऐड में लोगों के मुंह से सुना होगा कि भैया थोड़ा 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 आप क्या करो, पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते जाओ, 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब एमआरएफ का एक शेयर कितने का है? 1 लाख का, ठीक है। तो तुम सबका पैसा क्या किया? इकट्ठा किया। भैया 500 500 500 500 500 सबका इकट्ठा करके एमआरएफ का खरीद पा रहे हैं ना। तो तुम एक यूनिट हो, कंप्लीट शेयर थोड़ा तुम्हें मिल रहा है। तो इसीलिए तुम्हें बोला जाएगा यूनिट होल्डर। तो यूनिट होल्डर वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, और म्यूचुअल फंड होता है जो अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाता है। क्या म्यूचुअल फंड समझ में आए? बहुत डिटेल में जाएंगे, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पूरा एक सिंगल चैप्टर है, चैप्टर 17 होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ क्या यूनिट होल्डर समझ में आया, क्यों उन्हें यूनिट होल्डर बोलते हैं? अगर फॉर द टाइम बिंग मैं इस म्यूचुअल फंड का नाम बदल दूं, और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक बताओ क्या लिखा है? रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट बोल सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये रीट है तो ये म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन ये कोई भी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे, ये बस कहाँ पैसा लगाएंगे? रियल स्टेट में। क्या बात समझ में आ रही है? एक जमीन या एक बिल्डिंग, है ना, एक प्लॉट एरिया या एक घर, है ना, 1-2 लाख में आ जाता है ना, लाखों करोड़ों लगते हैं। जैसे मैंने बोला ना, एक एमआरएफ का 500 रुपए से तुमने शुरुआत करी, एक एमआरएफ का शेयर तुम्हें मिल रहा है, लेकिन एक शेयर नहीं मिल रहा क्योंकि सबका इकट्ठा करके। तो इसमें भी यही हो रहा है। रीट इज ऑल अबाउट कि मैं आप सब लोग पैसा लगाओ, लेकिन मैं तो पैसा कहाँ लगाऊंगा? ओनली
रियल एस्टेट में। क्या ये बात समझ में आ रही है? म्यूचुअल फंड क्या बोलता है? सारी कंपनीज में लगाऊंगा मैं, वो कोई भी कंपनी हो सकती है। और ये स्पेसिफिक है, ये क्या बोलता है? मैं सारे रियल एस्टेट में लगाऊंगा। डन। नाम बदल दिया, दूसरा नाम बोलो जो था वहां पे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, इनविट बोल सकती हूँ, इनविट बोल सकती हूँ। ठीक है, अब जो इनविट है ये क्या बोल रहा होगा कि मैं सारा पैसा कहाँ लगाऊंगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं सारा पैसा कहाँ लगाऊंगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर रियल स्टेट का समझ में आया। अब देखो रियल स्टेट की पहले कहानी समझो, रियल स्टेट में क्या होता है एग्जैक्टली exactly? रियल स्टेट में तुम्हें क्या लगता है? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, किसी एक इंसान की बस की बात है क्या उसे खरीदना? नहीं बच्चों, बहुत सारी मेजोरिटी बिल्डिंग्स है जिसमें किसका पैसा लगा है? रीट का लगा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का लगा है। आपकी बुक में अभी, क्योंकि अभी आप एग्जीक्यूटिव लेवल में हो तो अभी छोटा सा ही तुम्हें इंट्रो दिया है, इसमें पूरे एक सिंगल चैप्टर पढ़ोगे फाइनल में जब आओगे। ठीक है, पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ। इनविट रीट एक चैप्टर है, इनविट दूसरा चैप्टर है, तो डिटेल डिटेल पढ़ोगे, प्रोफेशनल में सब्जेक्ट आएगा प्रॉपर। ठीक है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको काफी नॉलेज दे रही हूँ। ठीक है, तो अब जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं मेट्रो सिटीज की, तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स ही होते हैं जिसमें यही लोग घुसते हैं, रीट ही पैसे लगाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? अक्सर बाय रोड आपने ट्रैवल किया होगा, है ना, घूमने गए होंगे ट्रिप वगैरह में। ठीक है, ये बीच बीच में ना पैसे देने पड़ते हैं, किसको? टोल में। क्या होता है वो टोल टैक्स, थोड़ा समझ बताओगे? ट्रैवल करने का, है ना। और तुम लोग मस्त गालियां दे रहे होते, ये रोड थी जिसके हमें पैसे देने पड़ेंगे, इतना टोल टैक्स, है ना। तो रोड को देखे फिर बोलते हैं अरे वाह यार ये तो कितनी अच्छी रोड थी, ऐसे बोलते हो ना। तुम्हें क्या लगता है किसी एक इंसान की बस की बात है क्या इंफ्रा? तो अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोजेक्ट बहुत हैवी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो अब ये जो इन्वेस्ट होता है वो कहाँ पैसा लगाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, अब रियल स्टेट से पैसा कैसे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा कैसे आएगा? जब तक म्यूचुअल फंड था, जब मैंने यहाँ पे बोला कि ये म्यूचुअल फंड है, मुझे बताओ कैसे पैसा आ रहा था? म्यूचुअल फंड का पैसा डिविडेंड दे रही होगी ये कंपनी, अच्छा खासा डिविडेंड दे रही होगी म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड क्या करोगा? अपने एक कॉस्ट कट कट कर इनको इनका रिटर्न दे दे रहा होगा। जब मैंने बोला ये क्या है, ये रीट है, रीट है मतलब रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या होगा? एक प्रॉपर्टी खरीदी, अच्छे दाम में बेची, या फिर किराए से भी तो देते। किराया कितना आता है? बहुत किराया आता है। तो वो सब रिटर्न ये लोग अपना कुछ कॉस्ट काटेंगे और यूनिट होल्डर को दे देंगे। क्या बातें समझ में आ रही है? तो कैसे इनकम जनरेट हो रहा है? सेम विथ इनविट। इनविट में जो आपने टोल टैक्स दिया, अभी जैसे जितना ट्रैवल होगा उस रोड में उतना टोल टैक्स आएगा। वो टोल टैक्स क्या होगा? इनका रिटर्न होगा। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या है म्यूचुअल फंड, क्या है रीट, क्या है इनविट? बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? तो अब आ जाओ, अब आप एलिजिबल हो आपकी बुक पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा पहले डिफरेंस बता दूं, दोनों पहले डिफरेंस देख लो। ठीक है, फोटो पहले ही ले लो, इससे पहले मैं इसे, है ना, खराब कर दूं, खिचड़ी पका दूं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंसेस। ठीक है, पहला रीट और इनविट। रीट का फुल फॉर्म तो पता ही चल गया, रियल एस्टेट की बात करते हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो, टाइप ऑफ एसेट, ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बात करता है और ये किसकी बात करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। एग्जाम्पल बता दो कि रियल एस्टेट के प्लॉट, बिल्डिंग्स सब, है ना। देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में क्या आ जाएगा? रोड्स। क्या बस रोड्स होते हैं? ब्रिजेस भी होते हैं। ठीक है, डैम्स होते हैं, बहुत सारे पोर्ट वगैरह भी होते हैं। चलो, इन्वेस्टमेंट, फंड आर pull from the investor for the investing is income generating रियल स्टेट एसेट्स बता दिया। फंड आर पूल फ्रॉम द इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टिंग ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देखो बच्चों, पहला और दूसरे में क्या डिफरेंस था? पहले उन्होंने टाइप बोला और बोला इनका इन्वेस्टमेंट ना रियल एस्टेट होता है, इनका इन्वेस्टमेंट ना क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तरीका बदला ना, बात तो एक ही थी। नेक्स्ट, इनकम जनरेटिंग, क्या लिखा है? प्रॉपर नाम बताए, रेंटल इनकम जनरेट होती है। यहाँ क्या बोला भैया? डिविडेंड फ्रॉम दी ऑप्शनल, सॉरी ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिविडेंड मतलब कि जो वो टैक्सेस जो आपको मिल रहा है, जो मैंने एग्जैक्टली आपको एग्जांपल देके बताया। एग्जाम्पल, ये एम्बेसीज ऑफिस, ठीक है, पार्क, रीट, ये कह रहे हैं जितने भी एम्बेसी ऑफिस सेटअप्स हैं इतने बड़े बड़े हैवी हैवी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर फॉरेन एम्बेसीज वगैरह होती है, बाहर के लोग भी तो इधर रह रहे, तो वो सब बिल्डिंग्स। इंडिया फर्स्ट लिस्ट इज रीट। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला ये इंडिया का सबसे पहला रीट था इंडिया में। ठीक है, जिसने अपने आप को लिस्ट करवाया। ओन अ पोर्टफोलियो ऑफिस ऑफ द स्पेस अक्रॉस मेजर सिटीज इन इंडिया, इधर बड़े बड़ी सिटीज में है रीट को लेकर। ये क्या बोल दिया?
नाम बोल दिया, आरबीआई इनविट फंड, इंडिया का फर्स्ट, आईआरबी सॉरी, है ना, इंडिया का ये फर्स्ट इनविट था, ठीक है, तो ये डेटा दिया इन्होंने। फिर क्या लिखा है, रिस्क, दोनों का एक दूसरे से कंपेयर करें तो रियल स्टेट रिस्क थोड़ा कम, इंफ्रास्ट्रक्चर का है बड़ा, खर्चा बहुत ज्यादा होता है और प्रोजेक्ट फेल भी हो जाता है। रोड्स तो ठीक है, पोर्ट डैम्स ये सब भी तो फेल हो जाते हैं, कितने फेल हो जाते हैं, और पैसा तो किस में, मतलब ज्यादा खर्चा क्या है, रियल स्टेट की इंफ्रा, इंफ्रा ज्यादा खर्चीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म क्या है ज्यादा, कंपैरिजन वाइज, ये शॉर्ट टर्म रियल एस्टेट, ठीक है, प्रॉपर्टी अच्छी लगी, है ना, अच्छे दाम मिल रहे हैं, बेच दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर भैया थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, धीरे 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 बिल्ड होगा, ठीक है। एक दिन किस्मत अच्छी होगी, है ना, कुंभ का मेला आएगा, रोड बहुत ज्यादा यूज होंगे, लेकिन उस टाइम पे इतना ट्रैफिक हुआ कि क्या करना पड़ गया, लग रहे थे वहां पे उस टाइम पे टोल, नहीं लग रहा था भाई, इतना इतना पैक हो गया था, ठीक है, तो किस्मत भी खराब होती है। लोअर इन्वेस्टमेंट, हायर इन्वेस्टमेंट, कंसेप्ट क्लियर है। अब मैंने तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए, अब आ जाओ थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज रीड करेंगे, आओ। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ओन ऑपरेट फाइनेंस इनकम प्रोड्यूसिंग, किसकी बात हो रही है, इसका फोकस रियल स्टेट है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेबी ने इनके रेगुलेशंस बनाए हैं, जो मैंने बताया प्रोफेशनल में अलग से सिंगल चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन दे रखी है, ये एक ट्रस्ट होता है जिसमें परसेंट पूल रुपी, कम से कम कितना बोल दिया, करोड़, ऐसा छोटा मोटा पैसा लेके नहीं आना है ना, रियल स्टेट में आ रहे। एक बात बता दूं, तुम लोग म्यूचुअल फंड में रहते हो, ठीक है, ये जो रियल स्टेट है, इनविट है, ठीक है, इनमें तुम आ सकते हो, इनडायरेक्ट तरीके से आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे पैसा मोटा लगता है, बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं ज्यादातर, ठीक है, करोड़ों पैसे लगते हैं। इनको जो इशू करना होता है, कम से कम 200 इन्वेस्टर्स तो चाहिए, 200 इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे तभी ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम कर पाएगा, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर यूनिट होल्डर्स बोल सकती हूँ मैं। यहाँ पे रियल एसेट में पैसा लगाया जाता है, प्रॉपर्टीज में लगाया जाता है, इन्वेस्टर को इनकम मिलती है विदाउट डे टू डे कंट्रोल। अब थोड़ी ना ऐसा है कि तुमने रियल एस्टेट में पैसा लगाया, है ना, गूगल की बिल्डिंग में जाके बोलते हो ये तो ऑफिस हमारा है, मस्त बैठ गए उनके बॉस चेयर में, ऐसा कर पाओगे क्या। तो तुम लोग नहीं इन्वॉल्व होते हो डे टू डे कंट्रोल में, आपने बस किसको, म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया, म्यूचुअल फंड ने कहीं भी पैसा लगाया और तुमको पता चल गया कि गूगल की बिल्डिंग में भी पैसा लगाया है, तो तुम लोग मालिकाना हक दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो, shareholders of the REIT earn income produced through the real estate investment without buying any फाइनेंस। आपको सिंगल ऐसे अकेले खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें आप मिलकर ही खरीदते हो। इससे होने वाले बेनिफिट्स, सबसे पहला फायदा क्या लिखा है, अब रियल स्टेट प्रॉपर्टी सोचो ना, करोड़ों की आती है, ऐसे खरीदने तुम लोग जा रहे हो क्या, खरीदने के लिए इतना पैसा है क्या, मतलब कम पैसे में भी आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हो, ठीक है, नॉट रिक्वायर लार्ज कैपिटल आउटफ्लो, पहला फायदा समझ में है। दूसरा फायदा क्या लिखा है, सुटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स, एक ही बात है, ऊपर उन्होंने बोला कि लेस कैपिटल, सुटेबल स्मॉल इन्वेस्टर्स, एलिमेंट डीलिंग विद द बिल्डर्स, इन सबसे तुम्हें डील करने की जरूरत नहीं है, वो कौन करे, रीड करेगा, वो देखेगा, वो चेक करेगा मैप सही है कि नहीं, है ना, सारे लॉस फॉलो किए कि नहीं किए। जैसे फॉर एग्जांपल तुम घर खरीदने जा रहे हो, तुम जमीन खरीदने जा रहे हो, कितना क्रॉस चेक करना पड़ता है। अब क्या ये सब पंचायतों में करने की जरूरत है क्या, नहीं, और इनफैक्ट सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्रांसपेरेंसी, क्यों ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि डिटेल्स विल बी अवेलेबल ऑन अ पब्लिक डोमेन, भैया ऑनलाइन तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो देखना देख सकते हो। क्या लिखा है, एश्योर्ड डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ देयर इनकम ज्यादातर कहाँ से मिलता है, रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी लोग खरीदते जाते हैं, रेंटल इनकम इसमें बहुत अच्छी मिलती है। टैक्स फ्री होता है, डिविडेंड अर्न बाय द इन्वेस्टर्स रीच टैक्स फ्री। म्यूचुअल फंड और इससे रिलेटेड रीच इन सबको गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट देती है, गवर्नमेंट चाहती है ना कि इसमें पैसा लगाओ हम टैक्स फ्री, उसमें सरकार का क्या फायदा, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, है ना, और वो टैक्स फ्री कर देंगी, ठीक है, हमें टैक्स नहीं लगेगा तो हम भी इसमें पैसा लगाना चाहेंगे, डन, और हमें बदले में इनकम भी मिल ही रही है। फास्ट कैपिटल एप्रिसिएशन, तुम लोग रियल एस्टेट समझते हो, है ना, जमीन अक्सर सुना ही होगा कि जमीन खरीद लो, घर खरीद लो, बहुत फास्टली होता है, ठीक है। कैपिटल एप्रिसिएशन फिनोमेना एबनॉर्मल, जब बढ़ता है तो बहुत, है ना, कभी हाईवे निकल गया तो रेट एकदम से एबनॉर्मली बढ़ जाते हैं, ठीक है। इजी टू बाय, अब तुम्हें, है ना, रजिस्ट्री वजिस्ट्री तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुमने तो सीधा भैया इनसे खरीदा, बाकी ये लोग इजियर देन द इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदोगे या इनसे लोगे, कंपैरिजन वाइज ये ज्यादा इजी है, बताओ क्लैरिटी है,
पक्का? रीट काफी सिमिलर है किससे? म्यूचुअल फंड से, इसलिए पहले मैंने तुम्हें म्यूचुअल फंड ही समझाया, उसके जैसा ही होता है। देखो ये लोग बड़े लोग हैं, यहाँ बेचना बहुत कम है, रेंटल ज्यादा है। साफ इन्होंने एक लाइन बोल दी कि मोस्ट ऑफ द इनकम क्या है इनकी? रेंटल। तो रेंटल तो इनकम जानते ही हो, महीना 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 लिक्विडिटी है। तो मेजोरिटी बेचने में इतना फायदा नहीं है जितना रेंटल इनकम से। फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है, ये 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बेचने जाएंगे तो कल ही बिक जाएगी, है ना? बिक रही है, अरे भैया, है ना? पसीने छूट जाते हैं प्रॉपर्टी बेचने में। रेट कम करो भी, 1 करोड़ देखना, सब 1 करोड़ ऐसे कैश लेके आएंगे, समझ रहे हो? लेकिन रेंटल इनकम तो क्या है, हर महीने मिल रही है भैया, लिक्विडिटी तो है, तो मेजोरिटी ना रेंटल इनकम होती है। ठीक है, चलो क्लियर है? रीट क्या है? सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, ठीक है। डिविडेंड टू इट्स शेयरहोल्डर, शेयरहोल्डर्स डिविडेंड, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज का डिविडेंड दे रही है, ये रेंटल इनकम का डिविडेंड इनको देती है। कैपिटल एप्रिसिएशन, रीट स्टॉक लिस्ट है ये, ठीक है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी है। क्लैरिटी है, पहले बताओ, रीट क्लियर? पक्का? अगर रीट क्लियर हो गया है तो इनविट भी उसी की तरह होता है, ठीक है। बस ये फोकस एरिया का क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है बच्चों, फाइनेंस, रीफाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका मेन एम क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कवर करना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनविट का क्या होता है? प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बाय एनकरेजिंग मोर इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट। जितने ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा इंफ्रा डेवलप होगा। तो कहीं ना कहीं टिपिकली टूल इज डिजाइन फ्रॉम द सेवरल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इनकम जनरेटिंग एसेट। इनका कैश फ्लो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, जो भी बदले में आएगा, जैसे कि टोल का मैंने एग्जांपल आपको दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के फॉर्म में। कंपेयर अगर किया जाए रीट से, स्ट्रक्चर्ड है, ऑपरेशनल, बोथ दोनों का सारी चीजें क्वाइट सिमिलर है। एक्चुअली में बहुत सिमिलैरिटीज है, बस फोकस एरिया अलग अलग है। डन। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को समझने से पहले, क्या मैंने आपको म्यूचुअल फंड समझाया था? ठीक है। अगर मैं कहूंगी कि ये म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड जब बनाया जाता है तो एक ट्रस्ट की तरह, तुमने सुना होगा ना, ये एक ट्रस्ट बना है, ठीक है, तो ट्रस्ट के फॉर्म में बनता है, ठीक। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट जैसा बनता है। इसमें पैसे लगाने वाले को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर्स। सबको इन्वेस्टर्स बोलते हैं, लेकिन सबका एक टेक्निकल नेम है। जैसे डिबेंचर होल्डर भी क्या इन्वेस्टर्स है, इक्विटी होल्डर भी क्या इन्वेस्टर है, लेकिन क्योंकि उसने डिबेंचर लिया इसलिए वो डिबेंचर होल्डर है, उसने इक्विटी लिया तो इक्विटी होल्डर है। ऐसे ही यहाँ पे इसने एक यूनिट लिया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट होल्डर। तो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वाले को हम क्या बोलते हैं? यूनिट होल्डर। डन। चलो, अब डर है ये म्यूचुअल फंड में बैठे जो एक्सपर्ट्स है, ठीक है, उन एक्सपर्ट्स को मैं मैनेजर बोल देती हूँ, क्योंकि ये मैनेज करते हैं पैसा। हम सारे, तुम लोग सारे यूनिट होल्डर, मैं वो म्यूचुअल फंड हूँ, ठीक है। मैंने रॉकी सर को रखा मैनेजर। जो भी तुम्हारा पैसा है, जो भी तुम्हारा पैसा है, वो तुमने म्यूचुअल फंड को दिया। म्यूचुअल फंड तो एक कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी बोल सकते हो। इस कॉर्पोरेट बॉडी ने अपने अंदर इंसान रखा है जो अपना दिमाग लगाएगा। वो दिमाग लगाने वाला मैनेजर है जो तुम्हारे पैसे को मैनेज कर रहा है। डन, यहां तक क्लैरिटी है? चलो, अब इस पैसे को मैनेज कर रहा है, हो सकता है ये इंसान करप्ट हो, लालच तो होता ही है हर इंसान में, ठीक है। तो हमने क्या रख दिया? ट्रस्टी बना दिया। रक्षिता दी को हम ट्रस्टी बनाते हैं। रक्षिता दी फंड मैनेज करने वाले को फंड मैनेजर बोल देती हूँ, उससे सवाल जवाब करती रहेंगी कि भैया पैसे सही जगह लगा रहे हो ना, ब्रोकर सर से सवाल जवाब होता रहेगा, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे ट्रस्टी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रस्टी। ट्रस्टी किसके लिए बैठा है? यूनिट होल्डर के लिए बैठा है, कि यूनिट होल्डर का पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा। यूनिट होल्डर के पैसे अगर इधर उधर जा रहे तो ट्रस्टी हल्ला मचा के शोर करेगा, यूनिट होल्डर को इकट्ठा करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये ट्रस्टी होता है। और इस कम म्यूचुअल फंड को बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर। आपने प्रमोटर तो सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड एक नॉर्मल कंपनी है, इसे बनाने वाले को हम बोलते हैं प्रमोटर, ठीक है। इसमें पैसे लगाने वाले को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंपनी। चलो नॉर्मल कंपनी, नॉर्मल कंपनी, कंपनी को बनाने वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंपनी की बात करें, प्रमोटर। इसमें पैसे लगाने वाले को इन्वेस्टर बोलेंगे, ठीक है। डन, ये ठीक। अब यहां मैंने क्या बोला? कंपनी क्या है? म्यूचुअल फंड।
प्रमोटर की जगह टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है स्पॉन्सर, ठीक है, टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है स्पॉन्सर। यूनिट होल्डर, इन्वेस्टर की जगह पे हमने टेक्निकल टर्म क्या बोला, यूनिट होल्डर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या स्पॉन्सर याद रहेगा, इसे स्टार्ट करने वाला। ट्रस्टी कौन था, ट्रस्टी कौन था, चेक करने वाला, नजर रखने वाला, ठीक है। अब यही सारे टर्म्स आपकी बुक ने यूज किया है। एक्चुअल में ये लोग रीट में भी होते हैं, रीट में बताया नहीं, रीट में बता दिया, ठीक है। कौन है बताओ, ट्रस्टी कौन है, ट्रस्टी रक्षिता दी है ना, जो रजिस्टर्ड है सेबी के पास, सुना ही होगा डिबेंचर ट्रस्टी। तो जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है वही यहाँ पे भी ट्रस्टी ही होता है, वही सेम होता है, ठीक है। एटलीस्ट 80% इंफ्रा एसेट जनरेटेड स्टडी रेवेन्यू दे आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट, इसको बोलते हैं भैया नजर रखो, और उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग दे दी, ठीक है। स्पॉन्सर क्या बताया मैंने, प्रमोटर बोल सकती हूँ, ठीक है। टिपिकली अ बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी या एनी कंपनी सेटअप जो सेटअप करता है इन्वेट को, प्रमोटर कौन हो सकता है, इंसान भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा स्पॉन्सर जो सेटअप करता है, सेटअप करता है इन्वेट को, मतलब स्टार्ट करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर, रॉकी सर, जो पूरा का पूरा पैसा कहाँ लगना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बताएंगे। अब रॉकी सर के अंडर में, ठीक है, रोड का भी है, ब्रिज का भी है, पोर्ट का भी है, अलग अलग। तो एक काम के लिए रॉकी सर ने किसको रख लिया, ओमकार भैया को रख लिया प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की एक एक सिंगल सिंगल प्रोजेक्ट सबको पकड़ा दिया, लेकिन मेन कंट्रोल कौन करेगा, रॉकी सर। रॉकी सर के अंडर में बहुत सारे लोग, तो ये होते हैं अलग अलग टाइप के मैनेजर, समझ में आए। इन्वेस्टमेंट मैनेजर मेन, उसके अंदर अलग अलग 10 प्रोजेक्ट मैनेजर, जितने प्रोजेक्ट आपके पास, ठीक है। तो यस, इनविट जब स्टैब्लिश होता है तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला कौन होता है, ट्रस्ट है। दूसरा क्या होता है, स्पॉन्सर। तीसरा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर। चौथा क्लैरिटी है। आज क्या क्या पढ़ा, आईडीआर, डेरिवेटिव, वारंट, रीट, इनविट, टोटली डिफरेंट दुनिया पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट ही है, ये तो ऐसे पढ़ ही लिया था ना, इसको पढ़कर खत्म करते, ठीक है। ये भी डिफरेंट दुनिया है, क्या लिखा है, चलो थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे, है ना। ले लो फोटो, खिचड़ी पकानी है नहीं तो मुझे, चलिए समझेंगे। बैंक जानते, जानते ही होंगे, बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलूँ और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलो तुम लोगों को भर भर के उधार लेते हो बैंक से, ठीक है। हाँ तो संस्कृति कितने का उधार लेने का सोचा है तुमने, 1 लाख, बहुत कम लेने का सोचा है, 1 करोड़ करते हैं, चलो है ना, 1 करोड़ करते हैं। थोड़ा ज्यादा ज्यादा बोलना है बच्चों प्लीज, है ना। 1 करोड़ क्या गिरवी रखोगे 1 करोड़ के लिए, गोल्ड रखोगे, नहीं यार, गोल्ड 1 करोड़ का गोल्ड होगा तो ही रखेंगे। घर वर रख दो यार मम्मी पापा का, है ना, चलो मम्मी पापा का घर वर रख दिया। हाँ विधि, क्या रखना है, डॉगी वॉगी को नहीं रखना है, हाँ? मैं वो बैंक हूँ जो जो मैं सिक्योरिटी में नहीं लूंगी। हाँ क्या रखने का है, चलो जमीन रख देंगे। हाँ भाभी का, 1 करोड़ ले रहे सब लोग, हाँ तुम क्या रख रही हो, शॉप, अरे वाह यार ये तो अच्छी चीजें रख रही है ना। चलो अब समझो, बैंक जब भी लोन लेता है बिना गिरवी किए दे देता है ना लोन, क्यों भैया, उसको बहुत धोखे मिलते हैं, ठीक है। शॉप ले लिया, जमीन ले लिया, घर ले लिया मैंने, और मैंने इनको एक एक करोड़ दे दिया, समझना। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको बोरोवर बोल सकती हूँ क्या, प्रॉपर्टी इन्होंने मॉर्गेज में रखी है, ठीक है। एक ने जमीन रखी, एक ने घर रखा, एक ने दुकान रख ली, डन। चलो हर महीने किस्त जाती है, ठीक है, चलो 1 महीने की दे दी, 1 महीने की दे दी। अब इन लोग का मन हुआ क्या, पैसे अब नहीं आ रहे हैं, बैंक वालों को अब धोखा देना है ना। दरवाजा खटखटा रही, संस्कृति ने नहीं खोला, विधि ने भी नहीं खोला, भाविका भी नहीं खोला, ठीक है। फिर भाविका ने जैसे तैसे खोला, इन दोनों ने नहीं खोला, ठीक है। फिर इसने एक दिन दिया, फिर इसने डिफॉल्ट कर दिया, कुल मिलाकर ये लोग अब पैसे नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या मैं इन्हें बोल सकती हूँ कि इन लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में डिफॉल्टर्स बोलूंगी कि भैया पेमेंट नहीं दे रहे हैं, लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में बोल दिया जाता है एनपीए, फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक के लिए तो ये मेरे एसेट्स थे ना, बैंक के लिए तो मेरे डेटर थे ना, अकाउंट से समझ में आता है। बैंक के लिए मेरे डेटर्स थे, बैंक के लिए ये एसेट थे, लेकिन क्योंकि अब ये डिफॉल्ट कर रहे हैं तो अब मैं इनको डिफॉल्टर, नॉर्मल आम भाषा हो गई। तुम तो अब सीएस की पढ़ाई करो ना, टेक्निकल, टेक्निकल लैंग्वेज में इन्हें क्या बोला जाएगा,
नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये वो एसेट है जो अपना काम नहीं कर रहे हैं, अपनी पेमेंट नहीं दे रहे, अपनी किस्त नहीं दे रहे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। डन। चलो, बैंक हो गया परेशान, इसने अपनी एक लिस्ट तैयार करी, ये सब डिफॉल्टर्स हैं, ये सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, अब मैं इन्हें बेचूंगा वसूली भाई को। किसको बेचूंगा? वसूली भाई को। ठीक है, चलो इन दोनों को वसूली भाई बना देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों अकाउंट को बेचा है मैंने, अकाउंट को। क्या बस मैंने अकाउंट बेचा है? नहीं, इसमें रखा गिरवी प्रॉपर्टी भी मैंने इनको दे दिया। अब ये जाएंगे घर में हल्ला करेंगे, है ना, घर से गाड़ी उठा लेंगे, टीवी उठा लेंगे, फ्रिज उठा लेंगे, पूरे नाटक करेंगे, वसूली भाई के जो नाटक होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं टेक्निकली एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस के लिए इन्हें बनाया गया। इनका स्पेशल काम क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट से वसूली करना। वसूली भाई लोग है। डन डन डन। पहले बताओ, क्लैरिटी है? तो भैया 3 करोड़ चाहिए मुझे, तो अब मैं इनको बेच रही हूँ, तो ये लोग मुझे तुरंत 3 करोड़ देंगे या वसूल करके बाद में देते रहेंगे? थोड़ा कम देंगे। वेरी 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 गुड, है ना, क्योंकि इसका 90 90 90 दे दो, चलो ठीक है, 30 लाख कम कर देना। ठीक है, कितना देना? 270। 270 में मैंने फाइनल किया। लेकिन ये लोग इनसे तो पूरा वसूलेंगे विद इंटरेस्ट, विद पेनल्टी, सब लेते रहेंगे। अब ये इनका काम पूरा निकाले तो निकाल लिया, थोड़ा सा माफी दे दी तो। 2 मिनट बच्चों ना, एक इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया? वसूली भाई लोगों ने अपना पैसा निकलवा लिया। अब मुझे 270 तो अभी दो ना। यस और नो? बेचा है ना मैंने, इन लोगों ने ये 270 में मुझसे खरीदा। अब नहीं है भाई इनके पास पैसे, ये मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करेंगे। समझना, ये मार्केट में क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी इश्यूज कर रहे हैं। इन्होंने इन सब को करी सिक्योरिटी इश्यूज, तुम लोग को करी सिक्योरिटीज इश्यू। बोला कि भाई 270 से डील भी है, हो सकता है हमें इसका पैसा और ज्यादा, हम 3 करोड़ नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा लेंगे विद इंटरेस्ट, पैसा ज्यादा मुनाफा ज्यादा हो सकता है। तुम हो बड़े प्लेयर्स, तुमको लग रहा है कि हाँ रिकवरी हो जाएगी, तो तुम इनसे सिक्योरिटीज खरीदोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? बदले में आपको रिटर्न क्या मिलेगा? इनसे रिकवरी, भरोसा है तो खरीदना, नहीं तो नहीं। तो ये आगे चलकर क्या करेंगे? शेयर्स इशू करते हैं। इन शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? नाम, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। अगर ये रिकवर नहीं करवा पाए, अगर ये रिकवर नहीं करवा पाए तो क्या होगा बताओ? ये जो प्रॉपर्टी थी ये इनको बेचेंगे और क्या करेंगे? अपने पैसे को रिकवर करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इनकी फिर भी विन विन सिचुएशन है। बस बैंक इन पंचायत में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि बच्चों बेचना भी एक प्रोसेस है, ऑक्शन क्रिएट करना पड़ता है, वो इनका काम है। ये जाने, हमने तो इनको बेचा, अब मुझे ये 270 मिल गया, मैं किसी और को लोन दे सकती हूँ, है ना, मेरा डेली रूटीन चालू हो जाएगा, मेरी वर्किंग चालू हो जाएगी। अभी तक इतना मोटा पैसा ब्लॉक हो रखा था, दैट वाज डेट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। कंसेप्ट क्लियर है? पहले बताओ, पक्का पक्का पक्का? तो फंड रेज, मॉर्गेज बॉन्ड, तो ये लोग जनता के पास जाएंगे, इनसे पैसा इकट्ठे करेंगे, तो वो जो डॉक्यूमेंट है। अब आ जाओ तुम्हारी बुक की लैंग्वेज। Securitized debt instrument are financial securities that are created by securitized individuals loan, वो जो लोन है उससे ही बनता है। Securitization एक फाइनेंशियल प्रोसेस होती है जिसमें सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, और लैंग्वेज क्या लिखा है? बैक्ड बाय एसेट। बैक्ड मतलब सपोर्ट बाय, सिंपल बोलूं तो मॉर्गेज में जो वो प्रॉपर्टी थी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली डेट द एसेट ट्रांसफॉर्म इनटू सिक्योरिटी। एसेट को हमने क्या किया? सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, प्रोसेस इज कॉल्ड, इस होल प्रोसेस को हम सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी तो है ही। ठीक, द ओनर ऑफ द सिक्योरिटी रिसीव एन इनकम फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। वो अंडरलाइंग एसेट्स कुछ भी हो सकती है, मॉर्गेज में कुछ भी रखा जा सकता है, मेरे एग्जांपल में शॉप, जमीन, घर था। हेंस द टर्म बैक एसेट सिक्योरिटीज। बैक्ड मतलब क्या बताए? सपोर्टेड बाय एसेट्स। Securitized debt instruments come with the various advantages over the conventional form investing and are more valuable portfolio. One of the most common type of securitized debt is mortgage backed securities. बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? Securitized debt can lower interest rate, free up the capital for the bank. बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनका एक जो ब्लॉक एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, जहां से कुछ नहीं मिल रहा था, है ना, अब 1 महीना नहीं दिया, बेचा नहीं जा सकता, लॉज बोलते हैं रुक जाओ। ठीक है, भाविका ने एक बार नहीं दिया, फिर देना चालू कर दिया, फिर 2 महीने बाद एक बार नहीं दिया, फिर लॉ बोलते लगातार 3 महीने तक नहीं दिया तो एक्शन लेना है। भैया लॉ पता है भाविका को, एक बार दे दिया, फिर 2 महीने तक नहीं दे रही है, ठीक है,
फिर एक बार दे दिया, समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर बहुत अप डाउन करो तो बैंक बहुत परेशान हो रहा है, तो बैंक ऐसी लिस्ट तैयार करता है और यस इन्हें सेल कर देता है। ये भी डिटेल में पढ़ोगे फाइनल में। यहाँ आपको बस छोटा छोटा भी ओवरव्यू दे रहे हैं, अभी फर्स्ट चैप्टर है ना, तो सबके छोटे छोटे ओवरव्यू दे रहे हैं और कुछ चीजों की हम डिटेल करेंगे, लेकिन ये भी फाइनल में होता है। इसके भी लॉज होते हैं, हाँ उसके भी लॉज होते हैं। अब अलग अलग लोन के लिए अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, तो ऐसा कुछ अभी फिक्स अभी नहीं वर्बली बोला जा सकता, ठीक है, लेकिन हाँ लॉज हर चीज के बने होते हैं। डन। चलो, बट दे कैन ऑल्सो एनकरेज द लैंडिंग ऑफ द रीजन अदर देन द मेकिंग अ प्रॉफिट। यहाँ कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट बनाने को नहीं फोकस कर रहे, हम ये देख रहे कि भैया कैपिटल ब्लॉक जो हो रहा है, जो ये आपकी वर्किंग जो रुक जा रही है यार, बैंक का भी तो सोचो। बैंकों को तो बहुत लोग चूना लगाते हैं, बैंक से तो लोन इसलिए लिया जाता है कि भैया चुकाना थोड़ी ना है, भागना है बस, ठीक है, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए फिर दूसरे लोग तैयार किए गए, भैया तुम रिकवरी देख लेना, बैंक उनका पैसा दे दो, और ये लोग बहुत स्ट्रांग लोग होंगे, इनको तरीके आते होंगे रिकवर करवाने के, और तरीके भी होते हैं। फाइनल में पूरा एक चैप्टर पूरा एक्ट पढ़ोगे, सरफाइसी एक्ट पढ़ते हो पूरा, ठीक है। चलो, समझ में आया? तो सभी के इसके रेगुलेशंस बने हैं। अ फ्यू प्राइवेटली प्लेस, ठीक है, एसडीआई हैव ऑलरेडी बीन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे भी बहुत सारे हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो क्या मेन कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्या म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है? म्युनिसिपल बॉन्ड, सबसे पहला म्युनिसिपल बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं? मुनी बॉन्ड। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इशू करती है, म्युनिसिपैलिटीज को भी, सरकार को पैसे की जरूरत है, म्युनिसिपैलिटी नगर निगम को, जबलपुर के नगर निगम को पैसे की जरूरत, ज्यादा सफाई करवानी है, बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है। चलो, तो गवर्नमेंट बॉन्ड से इशू करती है ताकि फंड रेज कर सकते, प्रोजेक्ट क्या क्या हो सकते। नगर निगम किस में काम करेगा? प्रोजेक्ट क्या होगा? इंफ्रा, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। पहला इंडिया में बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जो आया, उसके बाद कौन आया? अहमदाबाद आया। किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर इशू करना है तो एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ेंगे जो इनके रेगुलेशंस में बता के रखा है। प्लीज आप डिफॉल्ट की लिस्ट में ना हो डेट सिक्योरिटी लोन्स को लेकर, आप विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में ना हो जो आरबीआई ने इशू कर रखी है, आपके खिलाफ बोर्ड मतलब सेबी बोर्ड ने कभी कोई ऑर्डर, डायरेक्शन, रिस्ट्रेंट, प्रोहिबिशन, डिपार्टमेंट मार्केट से बाहर रहने को ऐसा कोई भी ऑर्डर ना दिया हो। और फिर क्या लिखा है? नॉट डिक्लेयर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। व्हाट डू मीन बाय फ्यूजिटिव? भगौड़ा। भैया प्लीज आप भगौड़े की लिस्ट में ना हो। अगर आप इन सब में खड़े उतरते हो तो यस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर सकता है? म्युनिसिपल बॉन्ड इशू कर सकता है। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया? चलिए, फाइनेंशियल सिस्टम स्टार्टिंग से आज क्या क्या पढ़ा? आज सबसे पहले पढ़ा आईडीआर, फिर डेरिवेटिव, फिर वॉरेंट्स, फिर रेट्स, फिर इनवेट, फिर सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, फिर आखिरी म्युनिसिपल बॉन्ड। अब मुझे बताओ, फाइनेंशियल सिस्टम समझने के लिए तीन चीजें। पहला, फाइनेंशियल मार्केट, एक ही बात है, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आपने पूरा फाइनेंशियल मार्केट समझ लिया, आपने पूरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट समझ लिया। अब जो बचा है इस चैप्टर में वो क्या बचा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और यहाँ खत्म हो गया मेरा चार्ज, सभा को करते हैं समाप्त।